मुंबई में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अवामी रैली से खिताब किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी पर रोशनी डाली। इस ज़िम्न में अमित शाह ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 का हटाना बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि कश्मीर मसला हमारे लिए हुब्बुल वतनी की अलामत है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने पीओके के ताल्लुक से आजादी जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। इन्होंने कहा कि अगर बेवक्त जंगबंदी न की जाती तो आज पाक मकबूजा कश्मीर का मसला ही न होता। नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि कश्मीर आज भी भारत का हिस्सा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि धारा 370 हटने से ही भारत और कश्मीर हमेशा के लिए जुड़ेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, कर्नाटक का हो, सब कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मुझे बताइए, मुंबई वालों कहते थे या नहीं कहते थे? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कहते थे भाई? हमने कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र भारत का अभिन्न अंग है, गुजरात भारत का अभिन्न अंग है, कर्नाटक भारत का अभिन्न अंग है, बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। कभी बोलना नहीं पड़ता था। कश्मीर के लिए बोलना पड़ता था क्योंकि धारा 370 बाधा बनकर खड़ी थी, बाधा बनकर खड़ी थी। हर भारतीय जानता था कि जब तक धारा 370 है, कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं हो सकता। कश्मीर में से 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारत मां को एक और अखंड बनाने का संकल्प है जो मोदी जी ने समाप्त किया है। आपको इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है, हमको इसमें देशभक्ति दिखाई पड़ती है। मित्रों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अस्तित्व ही न होता अगर असमय युद्ध विराम न किया होता। वो युद्ध विराम किया, उसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का मसला खड़ा है। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये भूल के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का मसला खड़ा हुआ है। वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। ताहम कई इलाकों से बंदिशों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सड़कों पर से आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, मगर प्राइवेट गाड़ियों की नकलो हमल सड़कों पर देखी जा रही है। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं, ताहम पटरियों पर रेडी वाले अपना काम कर रहे हैं। खासकर संडे मार्केट में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। वादी में अमन अमा को बरकरार रखने के लिए तमाम तर हसास मुकामात व सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। मौसलाती निज़ाम अभी भी ठप है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अमेरिका पहुंचने के चंद घंटों के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कश्मीरी पंडितों के एक वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुतल्लिक़ दफ़ा 370 का खात्मा करने और रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के इक़दाम की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडित बिरादरी के एक वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों ने भारत की तरक्की और हर हिंदुस्तानी को बाइख्तियार बनाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम की भी हिमायत की। इन्होंने पीएम मोदी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और पीएम मोदी से अपील की कि पीएमएच के तहत कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल कायम की जाए, जिसका ये फ़ायदा हो कि कश्मीर में पंडितों को वापस बसाने में मदद मिले। न्यूज़ 18 भी ह्यूस्टन में आज होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए मौजूद है और लगातार वहां की तमाम खबरें भेज रहा है। एनआरजी स्टेडियम में होने वाले इस प्रोग्राम के मुंतजिमीन से एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे ने बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। ऑर्गेनाइज करने में करीबन कितना टाइम लगा होगा? देखिए, ये शॉर्टेस्ट स्पैन में ऑर्गेनाइज किया गया है। 1 महीना पहले से यहाँ पे तैयारियां शुरू हुई हैं और ये अभी तक के जितने भी इवेंट्स हैं, ये सबसे ग्रैंड है और शॉर्टेस्ट स्पैन में इसकी तैयारियां अभी तक के मतलब जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए उससे सबसे बड़ा ग्रैंड है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल, जैसे आप हमारे मित्रों से पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें शामिल होने वाले हैं, तो ऐसा ग्रैंड इवेंट अभी तक नहीं हुआ है। और इसके लिए टाइम अवधि जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट स्पैन, उससे पहले जो भी इवेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल में इंडियन डायस्पोरा के लोग 3 से 4 महीने पहले तैयारियां शुरू करते हैं, जबकि यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में सारी तैयारी हुई।
पिछले अगस्त से अभी कितने 6 हफ्ते हुए हैं जब से ये प्रोग्राम की पूरी तैयारी शुरू हुई, पूरी कम्युनिटी इसमें लगी है। हम लोग अपने काम धंधे से, बिजनेस से या जॉब से पीपल टाइम ऑफ लेके आ रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर फुल एनर्जी, पीपल ऑल अक्रॉस। मैं तो सोचता था कि वीकेंड पे अमेरिकन हमेशा छुट्टी मनाने में विश्वास रखते हैं कि बीच में गए, इधर उधर गए। ये क्या, ये कौन सा वीकेंड मनाया जा रहा है, ये बताइए। एज यू नो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय है डायस्पोरा के अंदर कि उसकी कोई हद नहीं है, और उसके कारण सब लोगों में इतनी ऊर्जा आई है, इतना जोश भरा है कि इसको पूर्ण सफलता की चोटी पे ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज हिंदुस्तानी निजात लोगों को खिताब करने वाले इस प्रोग्राम को लेकर लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। पेश है रिपोर्ट। आज ह्यूस्टन में मुनक़िद होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ नजर आएंगे और हिंदुस्तानी नज़ाद लोगों को खिताब करेंगे। हिंदुस्तान के लोग तो इस प्रोग्राम के लिए पुरजोश हैं ही, अमेरिका में भी हाउडी मोदी प्रोग्राम का खुमार लोगों की सिर चढ़कर बोल रहा है। इस प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की पहली हिंदू मेंबर पार्लियामेंट तुलसी गबार्ड ने एक वीडियो मैसेज जारी कर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम किया। हालांकि उन्होंने खुद इस इवेंट में शामिल न होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि And I'm sorry that I'm not able to join all of you there in person due to previously scheduled presidential campaign events in Iowa. एक तरफ अमेरिका में हिंदुस्तानी नज़ाद लोग प्रोग्राम को लेकर खुश हैं, तो दूसरी तरफ ह्यूस्टन में पाकिस्तान के बाशिंदे प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश में लगे हैं, जिसकी शिकायत प्रोग्राम इंतजामिया ने ह्यूस्टन पुलिस, FBI, US सीक्रेट सर्विस से भी की है। इधर इस पर मुल्क में सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए PM पर निशाना साधा और कहा कि 1.4 लाख करोड़ रुपए के साथ ह्यूस्टन इवेंट दुनिया का सबसे महंगा इवेंट है, लेकिन कोई भी इवेंट उस माशी बहरान को छुपा नहीं सकता जिसमें हाउडी मोदी ने हिंदुस्तान को डाल दिया है। मुखालिफत और सियासत के बीच एक बात तो साफ है कि दुनिया के 2 बड़े जमहूरी मुल्कों के लीडर आज हाउडी मोदी प्रोग्राम को खिताब करेंगे, जो तारीखी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आरजेडी लीडर मनोज झा ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बयान दिया। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब मुल्क वापस आए तो मुल्क के मुआशी हालत का भी जायजा लें और पीएम मोदी खुद मामले की निगरानी करें। हो सके तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से भी मशवरा करें। प्रधानमंत्री हैं भारत के, सारे संसाधन हैं उनके पास। बस एक आग्रह होगा कि जब अपनी सरजमी पे लौट के आए तो लहूलुहान अर्थव्यवस्था के बारे में आवाम में बहुत परेशानी है। कोई भी सेक्टर महफूज नहीं महसूस कर पा रहा है। इंडस्ट्रियल हाउसेस के पांव के तले की जमीन निकली हुई है। तो एक आग्रह होगा कि बिना किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, जो कि नाकाम साबित हुआ है, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसे अपने मसले को हाथ में लें। तमाम अर्थशास्त्रियों से विवेचना करें, इस बात से परहेज ना करें कि क्या अगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलकर के कोई रास्ता निकले, तो मैं समझता हूं कि ह्यूस्टन से चली हुई वो यात्रा जब परिणति में यहां स्वस्थ संदेश देगी तो बेहतर होगी। अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह ने कहा था कि मसले कश्मीर का हल नरेंद्र मोदी ही निकाल सकते हैं। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वागू के साथ जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी मूसा राजा ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि शब्बीर शाह ने मोदी को बरसगीर का ताकतवर लीडर करार दिया। मेरे साथ गुफ्तगू में एक बहुत बड़ा जुमला कहा उन्होंने, अच्छा जुमला था। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के मसले को बातचीत से हल किया जा सकता हो तो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में एक ही शख्स है जो कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने उसके समर्थन में ये कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। उसने 1 मिनट में 15 लाख करोड़ रुपए के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया, जबकि उसमें उसके पार्टी का मफाद भी था शामिल, इंटरेस्ट भी शामिल था। उसने उसके बारे में सोचा नहीं कि मुझे नुकसान हो सकता है, इससे मेरी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को नुकसान हो सकता है, ये नहीं सोचा, लेकिन एक लम्हे में उसने डिमोनेटाइज कर दिया। तो यह आदमी बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, शब्बीर शाह का कहना है।
कि इतनी हिम्मत वाला आदमी अगर एक कदम आगे बढ़ाकर चाहे तो कश्मीर के मसले को हल कर सकता है और सारा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा होगा, क्योंकि आरएसएस उसके पीछे है, पब्लिक उसके पीछे है, पार्लियामेंट उसके पीछे है। वो इतने लोग उसके पीछे ही तो घबराता क्यों है? वो एक तारीखी स्टेट्समैन बनकर उभरेगा अगर वो आगे बढ़कर इसको हल कर दे। हल कर सकता है तो एक ही आदमी कर सकता है, ये शब्बीर शाह का कहना है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मॉब लिंचिंग के वाकयात के ताल्लुक से फिर एक बार अपने गुस्से का इजहार किया। पुणे में शशि थरूर ने बियॉन्ड पॉलिटिक्स प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें उन्होंने हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से कहा कि पुणे में मोहसिन शेख नामी शख्स के कत्ल के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद गाय के नाम पर अखलाक को मारा गया। शशि थरूर ने इसके अलावा भी कई हुजूमी तशद्दुद के वाकयात का तस्करा किया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं खुद राम का भक्त हूं, लेकिन राम के नाम पर किसी का कत्ल होना जायज नहीं है। बताया कि 5-6 साल से हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पुणे में शुरू हो गया ये मोहसिन शेख का हत्या के बाद, लेकिन उसके बाद कितनी कहानियां हमने सुनी हैं। आपके माध्यम के रूप में आप सबको हमें तो समझाए हैं। मोहम्मद अखलाक जो एक एयरफोर्स हवलदार का पिताजी था, उनको मारा गया उनके घर के बाहर कि आपके बैग में जो मीट है ये तो बीफ है, और उनका घर का दरवाज़ा तोड़ के लोग अंदर घुस के उनकी रसोई घर जाके उसका फ्रिज का दरवाज़ा तोड़ दिया। वहाँ जो मीट था उसको लेके जाके पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस उनको अरेस्ट करने के अलावा वो मीट को अरेस्ट कर दिया और मीट को लैब भेज दिया देखने के लिए कि क्या ये बीफ है या नहीं। बीफ नहीं था, लेकिन अगर था तो भी क्या ये गुंडाओं को हक था कोई इंसान का की ज़िंदगी लेने का? जो पहलू खान जिनके पास एक लाइसेंस था गाय को ले जाने के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, और जिनकी लॉरी में 3-4 गाय थे क्योंकि उनके पास हाथ में भी लाइसेंस था, उसको पिटाया। ये सब फिल्म यूट्यूब में दिखा दिया, आदमी अस्पताल पहुंच के मर गए। ये या 15 साल का ये जो लड़का था जुनैद खान, जो ईद के लिए कपड़े खरीद के आए और जो ट्रेन में, ये मुसलमान है, देखिए उसको 27 बार चाकू से मार के उसको ट्रेन से फेंक दिया और ज़मीन पे खून निकलते हुए उसका देहांत हो गया। 15 साल का लड़का अपनी अम्मी को नए कपड़े दिखाने के लिए ट्रेन में जा रहा था। क्या ये है हमारे भारत? जो तबरेज़ अंसारी शादी के 2 महीने के बाद कि गांव में चल रहा था, वो पुणे में काम कर रहा था मेरे ख्याल में, महाराष्ट्र में, ज़रूर महाराष्ट्र, पुणे या नागपुर में काम कर रहा था। 2 दिन में वापस आना था और उनको पकड़ के मारा गया और मारते हुए लोग कहा कहो जय श्री राम। जैसे डॉक्टर करण सिंह साहब ने उस दिन बताया दिल्ली में मेरे किताब के लॉन्च में, प्रकाशन में, उसने कहा कि ये सिर्फ हमारे देश के लिए बुरी नहीं, ये हिंदू धर्म का एक अपमान है और भगवान श्री राम के लिए एक अपमान है। आरएसएस तर्जुमान इंद्रेश कुमार ने शशि थरूर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से आज कांग्रेस पर सवाल आया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग दिमागी बीमार हैं। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता मानसिक रूप से बहुत रोगी हैं। उसमें दिग्विजय है, शशि थरूर है, कहीं मणिशंकर अय्यर है, जिन्होंने और उनके परिवार को और पार्टी को कहूँगा कि उन्होंने उनके मानसिक रोग का उपचार करवाना चाहिए। यह सारे वक्तव्य उनके कहीं ना कहीं एक मानसिक रोगी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण देश के जीवन मूल्यों को भी बहुत आघात पहुंचा है। और कांग्रेस जो कभी इतनी ऊंचाइयों पर थी, वो आज रसातल में इनके कारण पहुंचा है। इट इज़ द सब्जेक्ट फॉर द कांग्रेस लीडरशिप एंड कांग्रेस वर्कर्स। भारत सहिष्णु था, सहिष्णु है, सहिष्णु रहेगा। भारत डेमोक्रेट था, डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट रहेगा। भारत जीवन मूल्यों का देश था, है और रहेगा। मैं एक बात कह सकता हूँ, मैंने लाखों लाख मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से और दुनिया के जगत से पिछले 15-16 साल में संवाद किया है। भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने सब धर्मों को, सब संस्कृतियों को स्वीकार भी किया और सम्मान भी दिया है। जंग, दहशतगर्दी और तशद्दुद किसी भी मसले का
हल है। इंसानियत, मोहब्बत, अखुवत के पैगाम से ही दुनिया के मसाइल हल हो सकते हैं। बेंगलुरु में मुनक़िदा अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में इन ख़यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में अज़मत अहले बैत के उन्वान के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हुई इस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, ओमान के सूफियाए कराम, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के उलमाए कराम, मशाइखीन एज़ाम, सज्जादा नशीन ने शिरकत की। अफगानिस्तान से आई रूहानी शख्सियत ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती ने कहा कि आज दुनिया अमन की प्यासी है, प्यार और मोहब्बत के लिए तरस रही है। जंग व जिदाल, दहशतगर्दी और तशद्दुद इंसानियत को तबाह व बर्बाद कर रहा है। इस तबाही की जिंदा मिसाल अफगानिस्तान है। हमका मुल्क अफगानिस्तान 40 साल है जंग है। जंग से इंसान को कुछ हासिल नहीं होते। अगर क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है या जो भी धर्म है, सबको गले लगाना, मोहब्बत करना, यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा दिया है। जब अगर हम दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट मोहब्बत देंगे, वो दूसरे धर्म भी हमको मोहब्बत देगा। अगर जो मुल्क में अगर जंग हो जाएगी, वो सब अफगानिस्तान के जैसे बर्बाद हो जाएगी। हमारा काम है मुसलमान का कि एक जहती और इंसानियत की बरकरार रखना चाहिए, अपने पड़ोसी के हुकूक अदा करना चाहिए और अपने ख़ानदान के हुकूक अदा करना चाहिए, अपने भाई बहन दोस्त सब के हुकूक अदा करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 160 उलमाए कराम, मशाइखीन एज़ाम और सूफिया ने शिरकत की। सूफीज़्म को फ़रोग़ देने वाली इन शख्सियात ने मुसलमानों से तलक़ीन की कि वो अहले बैत की तालीमात पर अमल पैरा रहें। यही नौजवानों को मैं वल्वले हयात का दर्स देना चाहता हूँ कि आज दीन इस्लाम पर बहुत उंगुशनुमाई हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम हुसैनी किरदार को अदा करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। आज हम इमाम हुसैन की बात करते हैं, लेकिन अब हमको चाहिए कि हम अपने अंदर इमाम हुसैन का किरदार पैदा करें और फिर दुनिया को बताएं कि हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन ने जो मैसेज दिया है कि बातिल के सामने डटे रहना और हक़ की उसी वक्त फतेह हो सकती है कि जब बातिल जब भी ज़ेर हो सकता है। इसलिए उन्होंने दो चीज़ों को मजबूत तरह से थामो, एक कुरान मजीद और दूसरे हैं अहले बैत इकराम। अहले बैत इकराम जो सूफिया इकराम से जुड़े हुए हैं, ये लव पीस जो मैसेज उन्होंने पहुँचाया, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, सारी दुनिया के हालात बिगड़ चुके हैं। हमारा मिशन है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का इंसानियत का एक मैसेज देना चाहिए। बेंगलुरु का मारूफ समाजी व तालीमी इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन गुज़िश्ता 8 सालों से अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करता आ रहा है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की रोशनी में इस्लाम के क़याम अमन, इंसानियत, मोहब्बत को आम करना इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। जिम में वर्जिश की मशीन अगर वर्जिश के इस्तेमाल के साथ बिजली भी पैदा करे तो एक हद तक बिजली की ज़रूरत को पूरा करने का जरिया साबित हो सकती है। मेरठ के मैकेनिकल इंजीनियर आसिफ चौहान ने एक ऐसी मल्टी स्टेज जिम मशीन तैयार की है जो वर्जिश के दौरान बिजली भी पैदा करती है। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी के शोभा इंजीनियरिंग में तदरीसी खिदमात अंजाम देने के बाद 2 साल कबल आसिफ ने मुलाजमत से इस्तीफा देकर अपने खुद के नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। कन्वेंशनल एसी से लेकर नए तरह के कूलर का न सिर्फ आसिफ ने पेटेंट हासिल किया बल्कि इन प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारकर रोजगार का जरिया भी बनाया। इन्हीं इजादात की अगली कड़ी में आसिफ की ये मल्टी स्टेज जिम मशीन का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और आसिफ ने इस मशीन के लिए पेटेंट भी हासिल कर लिया है। आसिफ की इस मशीन से 8 घंटे में 280 वाट बिजली पैदा की जाती है। इस तरह इन मशीनों के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ वर्जिश खानों में 250 से 300 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, जिससे बिजली की बड़ी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। Energy neither be created nor to be destroyed, but it can convert into one form to another form. तो अभी तक जितने भी 2000 सालों से लोग क्या कर रहे हैं, जिम में जाते हैं और अपनी चर्बी यानी लेबर यानी अपनी वेबर जो है वो वेस्ट करके आ जाते हैं, एनर्जी वेस्ट करके आ जाते हैं। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो कि 4 स्ट्रोक इंजन पे डिपेंड करती है। ये स्लाइडर क्रैन मैकेनिज्म जैसे लाइन मोशन को
हम जो है रोटेरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसी की डिज़ाइनिंग मतलब बनाई और जो है उसको मैंने लाइन मोशन को रोटेरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये मशीन जो है उसको जनरेटर शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया गया है ताकि वो जो है एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। आसिफ चौहान हमारे जो मेरठ के निवासी हैं, इन्होंने एक नया आविष्कार किया है कि हम कभी जिम में जाते हैं, जिम में जब मैनुअल एक्सरसाइज करते हैं तो तमाम मशीनों का जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होता है। इन्होंने इसका लाभ उठाया और इस मूवमेंट को एक सिस्टम के तहत एनर्जी कन्वर्जन में यूज़ कर दिया। इस प्रोजेक्ट को देखते ही इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, मैंने देखा, इन्होंने जो मॉडल दिखाया, हमने इसको ओडीओपी योजना के तहत इनका जो आवेदन करा करके बैंक ऑफ बड़ौदा में भेज दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में रीजनल स्तर पर प्रोसेसिंग में इनका है। इस योजना में जब इनका पूरा प्रोजेक्ट धरातल पे आ जाएगा तो इससे कई हजार किलोवाट एनर्जी पूरे इंडिया में बचेगी। हुकूमत की स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जरिए अपने ख्वाब को पूरा करने वाले आसिफ अब अपने ही जैसे हौसलामंद नौजवानों की हर मुमकिन मदद के मुफ्त ट्रेनिंग की शुरुआत का भी इरादा रखते हैं। आसिफ के इन हौसलों और कोशिशों को अब जिला उद्योग के अफसरान भी सत्ताइश करते हैं। तो नौजवान मार्केट में इंजीनियर्स या जो भी अपना व्यापार करना चाहते हैं, मैं उनको एक सिग्नल और एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या रिसर्च में या बिजनेस में या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले समय में मैं जल्दी ही एक इंस्टीट्यूट डेवलप कर दूंगा और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। अपनी नई इजादात के लिए अब तक 6 पेटेंट हासिल कर चुके आसिफ ने ये साबित कर दिया कि एक किसान का बेटा भी खेतों से यूनिवर्सिटी तक का न ही सिर्फ सफर तय कर सकता है बल्कि कुछ नया करके दूसरों के लिए मिसाल भी बन सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसारी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला होगा। ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इस मुकाबले के लिए काफ़ी मेहनत की है। सीरीज की अगर हम बात करें तो पहला मैच बिना किसी नतीजे के बारिश के नाम हुआ था, जबकि दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया था। सीरीज में टीम इंडिया के पास 1-0 की लीड है। टीम इंडिया आज के मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं अफ्रीका की टीम आज का मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में ईरान हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से एक अमन प्लान तैयार किया, जिसके तहत सऊदी अरब पर तमाम हमलों के खात्मे की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस तजवीज़ से जंग के खात्मे की ख्वाहिश का ताकतवर पैगाम भेजा जा सकता है। ये पेशकश हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के तेल तनसीबात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाने के एक हफ्ते के बाद की गई है। वादे के हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अमरीका और सऊदी अरब ने इस हमले में ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, जबकि ईरान ने इन हमलों में मुलविस होने से साफ इनकार किया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।